50% होना ही चाहिए, लेकिन बीएड में भी 50% होना चाहिए। तो ये एक कंडीशनल क्वालिफिकेशन है। शायद बहुत स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होगी इसमें, क्योंकि जब आप बीएड करते हैं तो यूनिवर्सिटी तो ऐसे भी जनरल वाले को 50% से कम में तो रखती नहीं है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को, और फिर बीएड करने चलते हैं तो 50% नंबर हो सकता है कि बहुत कैंडिडेट को ना भी आ पाए हों, तो ये प्रॉब्लम का विषय है। इसके बाद पीआरटी है। पीआरटी में भी आपको ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा जो आपका डीएलएड कहा जाता है वो होना चाहिए, या बीएड होना चाहिए। इसमें भी आपके पास 50% नंबर होना चाहिए, या तो डीएलएड में होना चाहिए 50% और या तो बीएड में होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है एक पोस्ट ग्रेजुएट, यह कंडीशन है पीजी वाले के लिए। वो क्या है वो देख लीजिए। थोड़ा सा पीजी वाले के लिए रिलैक्सेशन है, थोड़ा छूट है हमारे हिसाब से, जो मैंने इसका अर्थ अभी तक इंटरप्रेट किया है। आप भी बता सकते हैं अगर मैं कुछ इसमें गलत मिला जुला के बोलता हूँ तो। वो ये है दिया हुआ कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, जिसके पास मतलब जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो अगर उस व्यक्ति के पास ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएट तो कर लिया है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति के पास अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है, एग्रीगेट है, बट एग्रीगेट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके पास 50% मार्क हैं, और जिस सब्जेक्ट के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं अगर उसमें 50% मार्क उसके पास हैं, तो इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। मतलब आप बात समझिए क्या कह रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है, मान के चलिए आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन में पास कोर्स पढ़ते हैं। हमने भी पढ़ा था, डीयू में पास कोर्स पढ़ा था, बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ पास कोर्स पढ़ने से। ठीक है, उसमें पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था, आपका इंग्लिश भी था, हिंदी भी था हमारे पास, फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया भी था, ग्लोबलाइजेशन भी था, और भी सब्जेक्ट्स जो है एप्लीकेशन कोर्स थे, फाउंडेशन कोर्स थे उसमें। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर में कि 50% मार्क चलिए आपके पास 3 साल में नहीं है, कोई बात नहीं है, 3 साल मिला के आपके पास 50% नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आप हिस्ट्री के लिए टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप टीजीटी में हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री में जो रिजल्ट आपका आया है टोटल मिला के 3 साल में, वो कम से कम 50% होना चाहिए। भले ही पूरा जो है आपका रिजल्ट 50% ना हो करके ग्रेजुएशन में हो सकता है कि 45 हो गया हो, 43 हो गया हो, या पास मार्किंग हो गया हो, क्योंकि लेस देन दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कि 40 से कम, 40 से ज़्यादा वाले या 50 से कम वाले, ऐसे नहीं दे रखा है। ठीक है, 50 से कम वाले दे रखा है, लेकिन ज़्यादा ऐसे नहीं कह रखा है कि 50 से कम या 40 से ज़्यादा, ऐसा नहीं कह रखा है। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप का हो कि अगर आपके पास मान के चलिए कि 50% नंबर है उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में, भले ही आपका टोटल मिला के 3 साल में सारे सब्जेक्ट है 50% नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। ये पूरा का पूरा टीजीटी वाली वैकेंसी के ऊपर अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि कॉलम ही इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, दे रखा है ना, पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन एग्रीगेट 50% मार्क इन ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट 50% मार्क इन पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, एंड ऑल्सो 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन तो किसी एक ही सब्जेक्ट में होता है, हिस्ट्री में होता होगा, या आप सोशलॉजी में करते होंगे, सोशलॉजी में होता होगा, या आप साइकोलॉजी में करते होंगे, या आप फिलॉसफी में करते होंगे, किसी एक ही में तो होता होगा। तो फिर यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब क्या है? यहाँ पे तो एग्रीगेट का मतलब यह है कि 2 साल में जो मास्टर होती है उसमें 50% मार्क आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बट एग्रीगेट 50% मार्क्स दे रखा है विद वही दे रखा है, ए पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ठीक है, बट एग्रीगेट 50% मार्क इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ देखिए ऊपर भी दे रखा है 50% मार्क इन ग्रेजुएशन। ठीक है, एंड ऑल्सो 50% मार्क इन द सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है भाई, आप एक बात बताइए, जब पोस्ट ग्रेजुएशन में बेचारा एक ही सब्जेक्ट में एमए करेगा, या इंग्लिश में एमए करेगा, या हिस्ट्री में एमए करेगा, या पॉल साइंस में एमए करेगा, केमिस्ट्री में एमएससी करेगा, तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? यहाँ और यहाँ का मतलब क्या हो सकता है? हमको ऐसा लग रहा है ये वाला जो क्वालिफिकेशन है ना, ये वाला, ये उस व्यक्ति के लिए अप्लाई हो रहा है जो टीजीटी में तो भी भरना चाहते हैं। आप बताइएगा थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि ये पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे।
टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास 50% मार्क नहीं है, क्योंकि टीजीटी में दे रखे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं टीजीटी में, यहाँ थोड़ा इसको मिटा के मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ टीजीटी में 50% मांग रहा है। तो 50% हो सकता है उसके पास ना हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट में मान के चलिए इंग्लिश में आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी में, उसमें आपको टीजीटी में उस सब्जेक्ट में आपके पास 50% है, तो हो सकता है आप इसके लिए अप्लाई करें। तो थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा अभी भी अंडर कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है अता पता आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल, ये सारे जो है वो दे ही रखे हैं एनेक्सर 3 में। सेकंड में है कैंडिडेट्स मस्ट इन एडिशन टू द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन्ड इन द टेबल अबव हैव स्कोर्ड नो लेस देन 50% मार्क इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स इन विच दे हैव ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड। वही बात कह रहा है यहाँ पर में, कहते हैं कैंडिडेट जो है जिसके पास मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज है, इस सब के अलावा ऊपर जो दिए गए हैं, जो ऊपर वाले टेबल में जो तीनों टेबल पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के लिए हमने पढ़ा था, हैव स्कोर्ड नो लेस देन, वो 50% से जो है कम मार्क स्कोर ना करे हर एक सब्जेक्ट में, इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएट कर रखे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे हैं। द डिटेल्ड मार्क शीट्स विल बी स्क्रूटनाइज्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो डिटेल्ड मार्क शीट है वो इंटरव्यू के समय में आपको सही से देखे जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी वही मतलब दे दिया कि उस सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होना चाहिए, और वो जो आपको नोट में दे रखा था टेबल के नीचे में, ये वाला जो था मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो टेबल के नीचे दे रखा था, फिर इसका मीनिंग वही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वही मीनिंग है इसका। अब आगे दे रखा है आपका ये एज क्राइटेरिया है। ये 1 अप्रैल 2021 को जो एज होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए। तो फ्रेश कैंडिडेट जिसके एक्सपीरियंस 5 ईयर से भी कम है, वो जो है उनकी दे रखे हैं यहाँ पर में कि 40 साल के नीचे होना चाहिए। इन द केस ऑफ दिल्ली स्कूल्स के लिए द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट एज पर द DSEA जो भी है एंड आर, इनके लिए होना चाहिए, ठीक है। और जिनकी एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स है, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट, मतलब पिछले 10 साल में जिसने कि 5 साल से ज़्यादा ईयर पढ़ा लिया है और उनकी एज 57 साल से कम है, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली की स्थिति में दे रखा है इन द केस ऑफ दिल्ली DSA। अब यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं कर पा रहा है, लेकिन मीनिंग वही है यहाँ पर भी, ठीक है, कि फ्रेश वाले के लिए आपको जो है 40 ईयर्स है और जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए 57 ईयर्स है। बहुत अच्छा एज है भाई। आदमी जो है नौकरी कब करेगा और बहाली कब होगा, तब तक में तो रिटायरमेंट होकर कहानी ख़त्म हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। CTET और टेट के बारे में कई स्टूडेंट कहते थे कि CTET टेट इससे मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं वो भी मैंडेटरी है इसमें। कब है वो देख लीजिए। कहते हैं कि CTET टेट तो मैंडेटरी नहीं है जब आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, लेकिन फिर भी दे रखा है हाउएवर CTET टेट कंडक्टेड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो CTET टेट मतलब कंडक्ट किए जाते हैं वो मैंडेटरी हैं। कब मैंडेटरी हैं? तो TGT PRT के अपॉइंटमेंट के लिए। Those not qualified in CTET TET but found fit in all other respects may be considered for appointment on vacancies which may be ad hoc in nature till attainment of qualification। देखिए ये वही बिहार वाली बात हो गई थी। एक बार बिहार में सारे टीचर्स को भर दिया गया था, बाद में सबको DLED करा गया। लग रहा है उसी तरह का कंडीशन है। कह रहा है जिसके पास CTET टेट की वैकेंसी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास CTET टेट की वैकेंसी नहीं है लेकिन वो और सारी क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें उस वैकेंसी पर में अपॉइंटमेंट के लिए समझा तो जाएगा कि वो हो सकता है उसको जॉब मिल जाए, लेकिन एड हॉक के रूप में, मतलब आप टेम्पररी रहिए, ठीक है, जब तक कि आप ये पूरा क्वालिफिकेशन प्राप्त नहीं कर लेते हैं। मतलब हो सकता है कि फिलहाल में रख ले और बाद में कहे कि भाई CTET टेट निकालो, हम तुमको इतना दिन का मौका दे देते हैं। भाई हमारे हिसाब से तो मतलब यही होना चाहिए, आप बता सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे C में दे रखे हैं कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल NCT रूल्स। वो NCT की जो भी BEd कराती है सारे NCT की जिम्मे होती है, तो इनके रूल को आपको फॉलो करना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है, नोटिफिकेशन को फॉलो करना है।
जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कितना क्वालिफिकेशन है। अपेंडिक्स जो 7th है CBSE एफिलिएशन बाय लॉज 2018 की, अगर नहीं पढ़े हैं इसको तो आप पढ़ सकते हैं। पर पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज टीचर्स, ये पहले वाला जो लॉ चलता था वही है 2018 वाला। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो दे रखे हैं, तो उसको भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, खोल के नेट पे सब दे रखा है, ठीक है। डी में है एग्रीगेट परसेंटेज विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। बार बार देखिए परसेंटेज की बात कर रहा है कि एग्रीगेट परसेंटेज जो होते हैं वो किसके आधार पर में बेस्ड होगा, तो मार्क्स के ऊपर में। पूरा का पूरा जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब पूरा 3 साल का जो ग्रेजुएशन है और 2 साल का जो आपका पीजी है, उसके हिसाब से आपको एग्रीगेट निकाले जाएंगे। लेकिन वो जो देख रहे थे कॉलम के नीचे में जो दे रखा था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें दे रखा था कि भले ही ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो वो किस हिसाब से एलिजिबल हो सकते हैं। हमने जो एक्सप्लेन किया लग रहा है उसी हिसाब से वो एलिजिबल हो सकते हैं, बाकी आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 2022 विल बी कंडक्टेड एज अंडर। कैसे किए जाएंगे वो नीचे दिए हुए हैं। पहला जो है ए में दे रखे हैं कि 19-20 जो फरवरी 2022 है, इसको शेड्यूल की जानी है, शेड्यूल्ड या की गई है, टू शेड्यूल टू बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर द एग्जाम। ये जो है उस पर निर्भर करेगा कि कितना कैंडिडेट अभी जो है रजिस्टर करते हैं इस एग्जाम के लिए। मेथड क्या है, सेकंड में बी में दे रखा है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द एमसीक्यू। इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में जो कंडक्ट किए जाएंगे। द क्वेश्चंस विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन हो सकता है कि जो सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हो सकता है कि उसमें से कोई उठा के पूछ ले ऐसे ही, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, रैंडमली दे रखा है। इसलिए नहीं है कि आप गाइड उठाओ अपना उसी को याद करते रहो, चलो भाई इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब क्वेश्चन का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ब्रॉड लेवल का हो गया है। जब मैंने पीजीटी दिया था बिहार वाला पीजीटी बहुत मतलब ब्रॉड लेवल का आपको एग्ज़ाम था। उत्तर प्रदेश वाला तो और भी ब्रॉड लेवल का था, ठीक है। डिटेल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गिवन। तो कहते हैं जो डिटेल्ड ब्लू प्रिंट जो है क्वेश्चन पेपर जो है नीचे दी गई है वो एनेक्सचर 4 में दी गई है। इसके बाद दे रखे हैं पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी। यहाँ पे फेल नहीं, फॉल होगा, गलत मिसप्रिंट हो गया है। पीजीटी टीजीटी जो कि पार्ट बी के अंतर्गत आते हैं, एक मिनट, नहीं सॉरी यहाँ फेल सही है। चलिए मेरे से ही मिस्टेक हो गया, क्योंकि अगर आप फॉल लगा देते हैं तो ये मीनिंग हो जाता है कि इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन फेल ही, क्योंकि आगे पास दे रखा है तो फेल पास ही है, ठीक है। तो पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए। लेकिन कहते हैं कि पार्ट बी में तो फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर पार्ट ए में अगर वो पास हो जाते हैं तो मे ऑप्ट टू टेक देयर स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी। तो पीआरटी का स्कोर कार्ड जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उनको ये स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो कि उनकी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन को पूरा कर, यहाँ मीट का मतलब पूरा करना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब है नोट्स में। स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज टू, ये स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा 100। हम सबकी भी बिहार में रिजल्ट आई थी जो हमने क्वालिफाई किया है बिहार वाले में, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया गया जिससे मुझे 99 पॉइंट समथिंग आ गया है नॉर्मलाइज करके। तो 100 तक दे रखा है, नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, ये तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका। बैंकिंग में ऐसा होता है और भी जगह पे होता है, लेकिन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका गया, ठीक है। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है, वही मीनिंग है 1/4। मतलब 4 में से 4 गलती किए तो 1 गया आपका, -25 ही मान के चलिए इसको। Part A and B will be available together and the candidates have the freedom to answer questions in the order that they prefer. इसमें पार्ट A और B आपको साथ में रहेंगे और कैंडिडेट के आप स्वतंत्र हैं कि आप उसको अपने हिसाब से जो है आंसर दीजिए। कौन सा पार्ट आपको देना है, A वाला पहले देना है या B वाला पहले देना है, वो आप देख लीजिए। इसको पास करने के लिए कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। हर एक पार्ट में आपके पास जो है वो 50% मार्क जो है जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आगे है एग्जाम फी क्या है, नॉन डिफरेंडेबल है, ये 385 रुपये है, 385। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में, बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट से जो दे रखा है। आप जो है 7 जनवरी 2022 से लेके 28 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
देयर आफ्टर द पोर्टल विल बी क्लोज, इसके बाद ये जो बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड विल बी एज पर डिटेल्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, और जो प्रोसीजर है वो आपको जो है सेम रहेगा, विल बी एज पर डिटेल्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जैसे जैसे आप खोलेंगे ना, जब आप भरते रहेंगे तो वो आपको कॉलम बताता चला जाएगा, जो इसमें आपको नोटिफिकेशन दिया गया उसी हिसाब से आप भरते भी चले जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। प्लीज़ यूज़ द स्टेप्स, ये सारा काम करना है आपको, जनरल इन्फॉर्मेशन लेना है आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले और अपनी प्रोफाइल को तैयार करने से पहले क्या है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे आपके पास एक OTP आएगा, बी में दे रखा है, और साथ में ईमेल आईडी भी होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ईमेल आईडी पे भी आपका आता है इसमें OTP। यू कैन एडिट योर पोस्ट अदर डिटेल्स एनी टाइम बिफोर सबमिटिंग, कहते हैं सबमिट करने से पहले आप अपने अदर डिटेल्स जो है एडिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट बेसिक डिटेल्स, बेसिक फर्स्ट पेज के अलावा बाकी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। While entering the required information in online form पर required information को एंटर करने से पहले you will be asked by system to attach the following document। जैसे ही आप सबमिट करने चलेंगे, आगे चलेंगे, आप फॉर्म भरते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे सिस्टम कहेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले अपलोड करके दो, ये जो नीचे दिया गया है। पहला तो है फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर, दूसरा बात आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, थर्ड है सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब आगे कह रहा है द सिस्टम विल देन आस्क यू टू पे द एग्जाम फी ऑनलाइन, तब कहेगा कि एग्जाम फी आपको ऑनलाइन पे करने के लिए। पेमेंट ऑप्शंस आर UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग है। ये पेमेंट गेटवे हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद वेबसाइट फॉर द पर्पस, इसको वेबसाइट से भी मिला दिया गया है पेमेंट के जो जरिया है उसको। एंड कैंडिडेट्स विल बी गाइडेड थ्रू द Paytm प्रोसेस, आप Paytm प्रोसेस से भी आपको हेल्प मिल सकती है पेमेंट करने के लिए। वंस रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड, एक बार रजिस्ट्रेशन जब पूरी हो जाती है तो यू विल गेट ए कन्फर्मेशन, तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफल हो गया है। यू विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल एंड SMS रिगार्डिंग द सेम, आप ईमेल और SMS के जरिए जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे G में दे रखा है यू मे आस्क असिस्टेंस टिल द एग्जामिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर, आप एग्जामिनेशन तक टिल दे रखा है, आप मदद ले सकते हैं, जो दिए गए हेल्पलाइन नंबर है उसमें, ये सारे हेल्पलाइन नंबर है आपका। नेक्स्ट है आपका 10th में मॉक टेस्ट, कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन टू फैमिलराइज देम, ऑनलाइन के हिसाब से उन्हें जो है मॉक टेस्ट लिए जाएंगे अपने आप को फैमिलराइज, उनको पहचानने के लिए। एग्जाम प्रोसीजर क्या क्या होते हैं उसके लिए। ए लिंक फॉर दिस विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक लिंक आपको अवेलेबल होगा, ये आपको 1 फरवरी 2022 से लागू हो जाएगा। एग्जाम सेंटर्स, ए लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर्स विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी आपको एग्जाम सेंटर दिखाई पड़ेगा। ए टेंटेटिव लिस्ट इज ऑल्सो प्लेस्ड एट एनेक्सचर 5 में भी ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन 3 चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आप एग्जाम सेंटर जो है प्रेफरेंस अपने हिसाब से 3 चॉइसेस में भर सकते हैं सेंटर के लिए। Due to the prevailing COVID situation, if the candidate prefers to appear for the examination from home, the candidate should indicate this in the choice। कहते हैं क्योंकि कोविड की हालत चल रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं घर से ही एग्ज़ाम दूँ, है ना, एग्जामिनेशन फ्रॉम होम, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर में चॉइस रहेगा, उसमें आपको टिक लगाना होगा कि हमको घर से ही एग्ज़ाम देना है। फॉर कैंडिडेट्स हु विश टू अपीयर फ्रॉम एन एग्ज़ाम सेंटर, efforts will be made to allot one of the 3 preferred choices, और ऐसे कैंडिडेट जो घर से नहीं बल्कि एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम देना पसंद करेंगे उनके लिए 3 चॉइसेस दिए जाएंगे एग्जाम को, जो बताया गया था ऊपर वही चीज़ है। इफ़ नन ऑफ द चॉइसेस आर अवेलेबल, अगर उसमें से उनके तीनों में से कोई चॉइस उनके लिए नहीं मिल पाता है तो उनका फीस रिफंड कर दिया जाएगा। आगे दे रखा है नोट में, देयर में बी सम चार्जेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के एक लिस्ट के लिए कुछ चार्जेज हो सकता है कि हो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कारण। हाउएवर नो चार्ज विल बी मेड आफ्टर इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, लेकिन एडमिट कार्ड के इश्यू होने के बाद कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, एक फॉर्म को भरने में कितना झंझट है वो देखिए। पहले तो इतनी पढ़ाई करो, आधी ज़िंदगी इंसान की पढ़ने में ही गुजर जाती है,
फिर 5-10 साल कंपटीशन की तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 12 में एडमिट कार्ड कैसे आएगी। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल, ऑनलाइन होंगे। कैंडिडेट्स में भी डाउनलोड एंड प्रिंट द सेम, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर गेनिंग एंट्री टू द एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर पे ये आपको जरूरत पड़ेगा। द कार्ड्स विल ऑल्सो हैव कोविड रिलेटेड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, कार्ड के ऊपर कोविड-19 से जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें लिखी गई होगी, कैसे सेफ्टी करना है वो लिखी गई होगी। ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड बाय द सेम, और सारे कैंडिडेट को इसी नियम के अनुसार से चलना होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन अपेंडेड टू द एडमिट कार्ड केयरफुली, एडमिट कार्ड पे आपको बहुत सावधानी से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। एग्जाम रिजल्ट दे रखे हैं, विल बी अपलोडेड ऑन द सेम पोर्टल, इसी को सेम पोर्टल पे आपको अपलोड किए जाएंगे। नो रिव्यू ऑफ रिजल्ट विल बी अलाउड, कोई भी रिजल्ट के रिव्यू जो है वो नहीं दिए जाएंगे। रिजल्ट शैल बी अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन फॉर 30 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के घोषणा होने के बाद 30 दिन के भीतर आपको रिजल्ट, 30 दिन के बाद दे रखा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन। वंस द रिजल्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पोर्टल, इंडिविजुअल स्कोर कार्ड रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्पेशल रिक्वेस्ट, एक बार जब पोर्टल पर से रिजल्ट को हटा लिए जाएंगे तो स्पेशल रिक्वेस्ट पर में कोई भी व्यक्ति अपना स्कोर कार्ड या रिजल्ट जो है दोबारा हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें 100 रुपीज़ का चार्ज जो है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो है देना होगा। ठीक है, 14 में है स्कोर कार्ड। द स्कोर कार्ड्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल आफ्टर द एग्जाम विच द कैंडिडेट्स में डाउनलोड एंड लैमिनेट। स्कोर कार्ड जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट की वो अवेलेबल रहेंगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर आफ्टर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद, जिससे कि कैंडिडेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लैमिनेशन करा सकते हैं। द कार्ड विल बी वैलिड फॉर लाइफ प्रोवाइडेड द कैंडिडेट टेक अप टीचिंग पोजीशन इन CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर विद इन 3 ईयर्स ऑफ इश्यू ऑफ स्कोर कार्ड। कहते हैं कार्ड आपको जो है जीवन पर्यंत के लिए वैलिड होगा, बशर्ते कि कैंडिडेट जो है वो किसी भी CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में जो है कम से कम 1 साल के लिए अगर वो टीचिंग का जॉब ले लेता है कार्ड स्कोर को, मतलब ये कह रहा है कि अगर वो कार्ड को यूज़ कर लेता है किसी स्कूल में 1 साल तक, किसी भी स्कूल में जो है वो जॉब कर लेता है, जब कार्ड मिलता है उसे 3 साल के भीतर, तो शायद उसके बाद ये कंडीशन लागू नहीं हो पाएगा। चलिए, हो सकता है ये चीज़। टाइमलाइंस क्या है रजिस्ट्रेशन का, ये दे रखा है 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022। एबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड कब से कब तक मिलेगा, तो 10 फरवरी 2020 से मिलेगा। एग्जामिनेशन 19-20 फरवरी 2022 को होगा। रिजल्ट पब्लिकेशन आपको हो जाएगी 28 फरवरी 2022 को। 16 नंबर में है कि वंस द कैंडिडेट इज इन पोजीशन ऑफ OST कार्ड और कार्ड ऑन सक्सेसफुल क्लियरिंग ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसे ही आपको जो है ये इस टाइप का कार्ड जो है मिल जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद, यही है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST, चिंता मत करें, वही फुल फॉर्म है इसका। द कैंडिडेट वुड नीड टू लुक फॉर वैकेंसी अनाउंसमेंट बाय द आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफ देयर चॉइस नेबरहुड। अब कैंडिडेट को क्या करना है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने आसपास में कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो उसके लिए वो राह देखते रहे। अच्छी बात है भाई, घर वाले इतना दिन से तुम पढ़ के क्या कर रहा है, और यहाँ तो वो जानते नहीं है कि यहाँ क्या हालत बनी हुई है। फॉर दिस दे में कॉन्टैक्ट द स्कूल, चेक द वेबसाइट फॉर द ऑफ द स्कूल्स कंसर्न्ड और लुक फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन द न्यूज़पेपर। इसके लिए क्या करें, आप लीजिए, एक नया पैतरा आ गया है, आप अपना स्कूल से कांटेक्ट करते रहे, आसपास के कोई आर्मी पब्लिक स्कूल है तो स्कूल की वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहे और न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट को देखते रहे। मतलब अब कैंडिडेट यही काम करे बैठ करके, पहले तो स्कोर कार्ड ले और फिर वो रोज़ निकाल के अपना यही चेक करता रहे। वाह, अच्छा सिस्टम है हमारी कंट्री में। आगे चलिए, ये नहीं है कि अगर आपके पास, देखिए गवर्नमेंट क्या है, अगर आपने ईमेल आईडी डाला है और आपने उसमें मोबाइल नंबर डाला है तो कम से कम एक बार उस नंबर पर में, मेल पर में एक बार गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है कोई स्कूल तो एक बार नोटिफिकेशन भेज तो सकती है अपने आप कि भाई इसमें वैकेंसी आ गई है कि नहीं है। लेकिन अपने कंट्री का तो पता नहीं क्या सिस्टम है कि आप खोजिए कि वैकेंसी आएगी तो तलाश करिए आप। चलिए, अच्छा है, मतलब
अब कैंडिडेट के पास यही काम पड़ा हुआ है कि सीटेट टेट और ये सब सारे पास करके फिर वैकेंसी की तलाश करता रहे। अब वो भी दे रखा है कि न्यूज़पेपर में खोजो, इधर उधर खोजो। चलो अच्छा है, चलते हैं आगे। स्टेज 2 एंड 3 ऑफ सिलेक्शन शैल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्कूल्स। स्टेज 2 और 3 की सिलेक्शन प्रोसेस अपने अपने स्कूल के द्वारा लागू किए जाएंगे, अपने अपने कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के द्वारा किए जाएंगे अलग अलग समय पर में, इन द मंथ ऑफ मार्च के महीने में। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम शैल बी अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार से स्कूल वेबसाइट पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल रहेंगे। आगे चलते हैं 17 में देखते हैं। कंडक्ट ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वही OST है अंडर कोविड-19 कंडीशन। कोविड-19 के अंतर्गत जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय एन एजेंसी। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एक ऐसी एजेंसीज के द्वारा किए जाएंगे, करवाए जाएंगे, हायर्ड फॉर द पर्पस बाय AWES। इसी पर्पस के लिए नियुक्त किए जाएंगे AWES के द्वारा। दे शैल फॉलो ऑल प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्ट ऑफ सच टेस्ट। ये जो होंगे ये वो सारे नियम कानून का पालन करेंगे जो टेस्ट के लिए होते हैं। These would involve social distancing and various safety protocols for entering the exam center। कहते हैं इसमें सारे वो चीज़ें शामिल होंगे जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रकार के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, ये सब सारी चीज़ें लिए जाएंगे एग्जाम सेंटर में अंदर जाने से पहले। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑन सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड द प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स वुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड्स। एक विस्तृत जो जानकारी या प्रशिक्षण है, इंस्ट्रक्शन है सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, या आपको कैसे सावधान रहना है, और जो प्रोटोकॉल्स है उन्हें कैंडिडेट के द्वारा जो है फॉलो किए जाएंगे। वुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड्स, जो कि एडमिट कार्ड में भी लिखा रहेगा जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तो। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दिस फॉर देयर ऑन सेफ्टी एज वेल एज ऑफ देयर कैंडिडेट। कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि ये जितने भी उनकी अपनी सेफ्टी है उनको फॉलो करें, और साथ साथ जो और भी कैंडिडेट हैं उनको भी ये चीज़ बताएं कि भाई ऐसे करना है। इनकन्वीनियंस कॉज ड्यू टू सम ऑफ दिस प्रिकॉशंस वुड हैव टू बी एक्सेप्टेड। अब क्या कह रहा है कि इन प्रिकॉशंस के जो अंतर्गत कुछ भी आते हैं, अगर उनके अंदर कोई इनकन्वीनियंस होती है, असुविधा होती है, तो उसको वुड हैव टू बी एक्सेप्टेड, तो उसको जो है एक्सेप्टेड किए जाएंगे। 18 नंबर में है, और है क्या इसमें, हाँ देख लीजिए इसमें 18 नंबर में क्या है, देखिए 18 नंबर में है HQAWES conducts the screening examination on behalf of the Board of Administration at Regional Command Headquarters। ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कौन कराते हैं, तो HQAWES, इसका फुल फॉर्म मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। ये किसके तरफ से कराते हैं, तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट रीजनल कमांड हेडक्वार्टर्स की तरफ से। Selection and appointment will be done by the Board of Administration, School Administration and Management Committee। Selection और appointment जो है वो Board of Administration, School Administration और Management Committee के द्वारा किए जाएंगे। Grievances in selection procedure, if any, should be addressed to Chairman Board of Administrator HQ concerned command। कहते हैं जो grievances होते हैं selection procedure में, if any should be addressed to, अगर कोई भी इसमें से होती है तो if any should be addressed to chairman board of administration HQ concerned command। ये देखिए कैसे लिख रखा है सेंटेंस को। ये सेंटेंस का तो मीनिंग ही पूरा नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ही अपने आप में पूरा नहीं है। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज ही नहीं है। जय भगवान। जब नोटिफिकेशन लिखने वाले इस तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं तो जरा सोच सकते हैं कि एग्जाम लिया क्यों जाता है आखिर में। चलो धन हो सरकार, कोई बात नहीं है, इंडिया है भाई, सब कुछ संभव। आप भी बताइए कि सेंटेंस सही है क्या। अगर कोई इंग्लिश का इसमें से टीचर होगा तो शायद उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा है, क्योंकि यहां से सेंटेंस तो शुरू है। चलो, इफ एनी शुड बी एड्रेस टू चेयरमैन बोर्ड ऑफ, यहां पर में जो ग्रीवेंसेस इन सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद तो कुछ मीनिंग होना चाहिए ना, है कि नहीं है। देखिए यहां पर में ये सब्जेक्ट बन रहा है ग्रीवेंसेस इन सिलेक्शन प्रोसीजर, तो इसके बाद वर्ब होना चाहिए जो कि एक प्रिंसिपल क्लॉज बनता है इसमें, जिसको कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। उसके बाद ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, लेकिन यहाँ सीधा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये लगता है कोई फ्रेज में लिख दिया ऐसे ही।
ठीक है, मतलब मोटा मोटी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस में कोई समस्या होती है तो उसको देखे जाएंगे, ऐसा लिखना चाहिए था उसको, या पता नहीं क्या इसका मीनिंग ये तात्पर्य कहना चाहते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको कौन भेजे बोर्ड के पास या इसके पास, किसके पास इतना टाइम है कि उसके पास जाके इस चीज़ को बताए कि भैया आपने यहाँ मिसप्रिंट करी है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल का लिस्ट है, देख लीजिए एनेक्स्चर 1 में कहाँ कहाँ है देख लीजिए। देखिए सारे लिस्ट इसमें दिए हुए हैं, पढ़ के बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, देख लीजिए, आप रोक रोक करके देख सकते हैं। चलिए सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में एनेक्स्चर 2 में दे रखे। इंग्लिश में है पीजीटी टीजीटी दोनों में वैकेंसी है, हिंदी में भी पीजीटी टीजीटी दोनों में है, संस्कृत में देखिए पीजीटी में नहीं है लेकिन टीजीटी में है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। हिस्ट्री में पीजीटी टीजीटी दोनों में है, ज्योग्राफी में भी दोनों में है, इकोनॉमिक्स में भी दोनों में है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, मैथमेटिक्स में भी दोनों में है, फिजिक्स में भी दोनों में है, केमिस्ट्री में भी दोनों में है, बायोलॉजी में भी दोनों में है। उसके बाद कौन सा है ये बायोटेक्नोलॉजी, इसमें पीजीटी में तो है लेकिन टीजीटी में नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट टीजीटी में नहीं होते हैं। साइकोलॉजी भी नहीं होते हैं टीजीटी में, तो साइकोलॉजी को भी हटा दिया गया है। सो सारे पीजीटी वाले सब्जेक्ट्स हैं तो भला टीजीटी में हो कैसे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका है इसमें साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी भी वही सब्जेक्ट है जो मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया था। कॉमर्स है, कॉमर्स भी आपको पता है 11-12 से स्टार्ट होती है, तो ये टीजीटी में है लेकिन सॉरी पीजीटी में है, यहाँ पीजीटी वाला कॉलम है क्योंकि ऊपर चला गया कॉलम तो थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है। तो ये आपका पीजीटी में है लेकिन टीजीटी में नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका दोनों, ये तीनों ही बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका साइकोलॉजी और कॉमर्स। कंप्यूटर साइंस जो है इंफॉर्मेटिक्स दे रखा है, ये दोनों में ही है, टीजीटी पीजीटी में। भाई कंप्यूटर साइंस बिहार वाले में जब एग्ज़ाम हुआ था तो बीएड की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पर में बीएड दे रखा है, मैंडेटरी है। चलिए होम साइंस में जो है वो पीजीटी में है लेकिन टीजीटी में नहीं है। फिजिकल एजुकेशन जो है वह आपका टीजीटी पीजीटी दोनों में, जबकि होम साइंस शायद 9-10 लेवल पे भी पढ़ाई होती है, हमको जहाँ तक लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए एक बार फिर से दे रखा है कि पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए प्रोफेशनल के लिए, अल्टरनेटिव में कुछ नहीं है। हिंदी में मास्टर डिग्री इन हिंदी और बीएड होना चाहिए, हिस्ट्री में भी वही है, मास्टर डिग्री हिस्ट्री और बीएड, ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी और बीएड, इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स बीएड, पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री इन पॉलिटिक्स, ऑल्टरनेटिव में एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप ये हैं ये हैं तो दोनों शायद क्वालिफिकेशन ये पूरा कर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी ने ये भी कराती है और ये सब्जेक्ट बहुत ही दमदार होता है यूपीएससी सबके एग्जामिनेशन के लिए। ये हिस्ट्री पॉल साइंस, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दमदार सब्जेक्ट है, तो कई स्टूडेंट इसी को लेकर पढ़ते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद दे रखे हैं इसमें मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री मैथ में होना चाहिए, लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव आपके पास पीजी स्टैटिक्स में आप कर रखे हैं। उसके बाद है स्टैटिक्स में तो है ही है, ऑपरेशनल रिसर्च में होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज़ प्रेसिडेड बाय ग्रेजुएशन इन मैथ। लेकिन ये तभी आपका एप्लीकेबल होगा जब आपने ग्रेजुएशन में मैथ ले रखा है, या एमएससी बीएड होना चाहिए, एमएससी ईडी वही होगा मैथ में फ्रॉम आरआईए एनसीईआरटी से, ठीक है। और बीएड तो मस्ट है ये बाबा रे, यहाँ पे ईडी का मतलब एमएससी, चलिए आप लोग मीनिंग बता दीजिएगा, ठीक है। आगे दे रखा है फिजिक्स में मास्टर डिग्री फिजिक्स में होना चाहिए, एमएससी ईएड दे रखा है, तो ये जो है फिजिक्स में होना चाहिए आरआईए एनसीईआरटी से, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे रखा है, बीएड होना ही चाहिए भाई प्रोफेशनल में। केमिस्ट्री में भी मास्टर डिग्री होना चाहिए, केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री में, और फार्मेसी केमिस्ट्री में पीजी होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये वाला ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन अगर ये नहीं है, अगर ये वाला यहीं तभी एप्लीकेबल होगा जब आप ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़े हैं, या एमएससी ईडी होना चाहिए केमिस्ट्री में आरआईए एनसीईआरटी की तरफ से, इसमें भी आपका बीएड जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट है।
आगे दे रखे हैं बायोलॉजी में मास्टर डिग्री जूलॉजी में होना चाहिए, इसमें बोटेनी और जूलॉजी अगर कुछ भी है तो चल जाएगा। भाई कितना पढ़ेगा आदमी, एक ही सब्जेक्ट के अंदर इतना सब्जेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। पीजी होना चाहिए या तो, या अगर ये ना हो तो ये होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर बोटेनी में, जेनेटिक्स में। लेकिन आप ग्रेजुएशन लेवल पे बोटेनी और जूलॉजी तो पढ़े ही हो, तभी ये चल पाएगा। या एमएससी ईडी होना चाहिए जूलॉजी बोटेनी से फ्रॉम RIE NCERT से। इसके बाद दे रखे हैं आपका बायोटेक। बायोटेक जो है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और साथ में बीएड होना चाहिए। साइकोलॉजी में भी, साइकोलॉजी में मास्टर और बीएड होना चाहिए। कॉमर्स में भी, कॉमर्स से मास्टर और बीएड होना चाहिए, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स में आपका जो है वो BE, ठीक है। अगर आप BE है, बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, IT में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, कहीं से भी कोई भी अगर आप इसमें कर रखे हैं तो, या MCA MSc कंप्यूटर साइंस या IT में कर रखे हैं, या MSc मैथ में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, और BSc में कंप्यूटर साइंस में, BCA में, तीन साल वाला जो डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या IT PGDCA अगर आपने कर रखा है कोई भी AICTC से, तो भी मान्यता प्राप्त इसमें ये काम करेगा। अगर ये नहीं है तो आपके पास, अगर ये है तो चल जाएगा, ऑल्टरनेटिव दे रखा है। या B लेवल होना चाहिए आपके पास DOE-ACC से, ठीक है, और ये बीएड साथ में मैंडेटरी है। आगे है होम साइंस का, मास्टर डिग्री होम साइंस में होना चाहिए, इसके पास और कोई क्वालिफिकेशन ऑल्टरनेटिव नहीं है, बीएड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में, इसमें भी आपका प्रोफेशनल में तो कुछ दे नहीं रखा है कि बीएड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमको लगता है इसमें भी बीएड होनी चाहिए। चलिए, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है कुछ, इसका कॉलम खाली है, एक बार आप चेक कर लेना, 1 मिनट। लिए तो फिर से आगे आते हैं वैकेंसी के लिए, ठीक है। TGT में है आपका इंग्लिश में डिग्री होना चाहिए, या दे रखा है कि BA होना चाहिए आपका जो है इंग्लिश में RIE NCERT से, या बीएड होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में जो है डिग्री होना चाहिए आपके पास, BA BEd होना चाहिए हिंदी में, दे रखे हैं RIE से NCERT यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। बीएड दे ही रखे हैं प्रोफेशनल में। संस्कृत में होना चाहिए या तो, दे रखा है इसमें, ये भी वही है BA BEd विद संस्कृत RIE से, ठीक है, बीएड। हमको लग रहा है ED वो बीएड ही कुछ ऐसा एजुकेशन का जो है शॉर्ट फॉर्म दे रखा था इसमें। सोशल साइंसेज जो है वो डिग्री विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास सोशल साइंस में अप्लाई करने के लिए अगर इसमें से कोई भी 2 डिग्री, 2 आपने अगर पढ़ा है TGT में, तो आप जो है इसके लिए प्राइमरी के लिए दे रखा है इसमें, दे रखा है TGT प्राइमरी के लिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल है। देखिए प्राइमरी मतलब ये क्वालिफिकेशन है तो और भी अच्छा है, अगर ये नहीं है तो ये है तो और भी अच्छा है। कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री पढ़े हो। देखिए ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिहार में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे बच्चे भर के पास हो गए लेकिन आज के डेट में एलिजिबल नहीं है कि उनको जॉब मिल सके। मुझे जहाँ तक पता लगा है, मैंने किसी का तो देखा नहीं है, लोग बोल रहे हैं, तो चलिए आँख से किसी दिन देखेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। हिस्ट्री होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या ज्योग्राफी होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसमें से आपके पास ये जितना भी आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कम से कम आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पढ़े ही हो। या तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक्स का मिलान हो आपके पास, या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस का आपके पास मिलान हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है तो चल जाएगा, नहीं चल पाओगे आप, फिर आप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे। या तो आपके पास इकोनॉमिक्स हिस्ट्री होना चाहिए, या आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या आपके पास ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। इसलिए दे रखा है वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। या BA BEd होना चाहिए आपके पास सोशल साइंस के साथ RIE NCERT से, आपके पास ये प्रोफेशनल में BEd दे रखा है। चलिए आगे दे रखे हैं मैथमेटिक्स में डिग्री होना चाहिए मैथ में किसी भी 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट में, फिजिक्स में
केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि पास कोर्स वाले बहुत सारे साथ में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें दे रखे हैं। और भी बहुत ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं तो वो सब मिला के इतने सब्जेक्ट बन ही जाते हैं कई बार। तो इसमें फिजिकल साइंसेज या तो होना चाहिए आपके पास बीएससी बीएड आप हो, और ये आपको जो है आरआई से जो है या एनसीईआरटी से आप जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बीएड तो मस्ट है ही है, बीएड देखिए सब में दे रखा है कॉलम में। फिजिक्स में डिग्री होना चाहिए, फिजिकल साइंस में ग्रुप में आरआई एनसीईआरटी से आपके पास बीएससी बीएड होना चाहिए। केमिस्ट्री में डिग्री होना चाहिए, बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप में होना चाहिए, आरआई एनसीईआरटी में बीएड। बायोलॉजी में डिग्री होना चाहिए बॉटनी और जूलॉजी में, बीएससी बीएड होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप में, आरआई एनसीईआरटी से बीएड होना चाहिए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में देखा जाए तो कंप्यूटर में बीसीए और ग्रेजुएशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, ए लेवल कोर्स होना चाहिए DOE ACC से, मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये दे रखा है, बीएड होना ही चाहिए इसके साथ। भाई कंप्यूटर वाला भी बीएड करेगा क्या? बहुत कम ही मुझे लगता है कंप्यूटर वाले बीएड भी करते हैं। चलिए देखते हैं आगे है फिजिकल एजुकेशन BP-ED 4 इयर्स जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए, कोर्स ऑफ 3 इयर्स ग्रेजुएशन और 1 साल का आपका BP-ED का डिप्लोमा होना चाहिए, या बीएससी फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट में होना चाहिए, और 1 साल का BP-ED का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है बीएड यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ ED लग रहा है मुझे, बीएड ही शो कर रहा है, तो वो आप देख लेना। PRT में देखा जाए तो ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या बीएड होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, या 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए DLED का। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी, वैसे तो DLED 12वें लेवल पे होता है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपने बीएड कर रखा है तो भी चलेगा, भले ही आपने जो है DLED जो कर रखी है। वो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि DLED कर लेते हैं 12वें लेवल पे और वो सोचते हैं मैं इस फॉर्म को भर लूँ, तो यहाँ पर मैं आप नहीं भर पाओगे, देख लेना, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन दे रखा है। और कोई भी बंदा ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड क्यों नहीं करेगा जो DLED करेगा? हमको नहीं लगता है कि ऐसा, बहुत कम ही आदमी होगा जो कि, क्योंकि लगभग अच्छी जगह से करेंगे तो पैसा लगभग बराबर ही खर्च होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दे रखे हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको कैसे आएंगे। देखिए जब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका तो देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका जो होगा टोटल 80 क्वेश्चन इसमें होंगे, पार्ट ए सिलेबस में दे रखा है। इसमें आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, सेक्शन ए में आपके पास बेसिक जीके होंगे, जीके जानते ही है। सेक्शन जो है ये इतना परसेंटेज आपको वेटेज होगा, नंबर जो क्वेश्चन की होगी और सीरियल नंबर वो दे रखा है यहाँ पर में। 35% आपको इसमें से होगा, 28 क्वेश्चन आपको होंगे और इस क्वेश्चन का सीरियल नंबर 1 से 28 तक 28 तक होगा। सब्जेक्ट सेक्शन क्या होगा? ऐसे फैक्चुअल जनरल अवेयरनेस होंगे जो कि सोशल साइंस और जनरल साइंस के ऊपर आधारित होंगे, जो आपने एनसीईआरटी के बुक में 6 से लेकर 10 तक में पढ़े हैं। इसके बाद इधर अगर आप जाएंगे इसमें तो सेक्शन परसेंटेज जो है, वेटेज जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये दे रखा है 20% जो है आपका वो आपके होंगे 16 क्वेश्चन होंगे इसमें आपको सीरियल नंबर 1 से लेकर के और 16 तक के भीतर में। ठीक है, इसके बाद इसमें दे रखे हैं सब सेक्शन की अगर बात करें, इसमें टोटल मिला करके सब सेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर में, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर में कि इसमें मेंटल एबिलिटी भी होगा साथ में और कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें मेंटल एबिलिटी कितने तक का होगा वो ध्यान देना है आपको। देखिए मेंटल एबिलिटी जो है आपका 10% होगा, 8 क्वेश्चन होंगे इसमें, सीरियल नंबर 17 to 24 में होगा। ये आपने बीएड में पढ़ रखा होगा मेंटल एबिलिटी के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन 5% होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे ये इसके 25 से लेकर 28 तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं जो सेक्शन बी है, इसमें करंट अफेयर्स आपके पास होंगे। इसमें 35% होंगे टोटल, 28 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन जो है 29 से 56 तक होगा। इसमें नेशनल लेवल का जो हमारे कंट्री के ऊपर जो है राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर्स होगा।
इंटरनेशनल नेबरहुड लेवल करंट अफेयर्स होगा, इंटरनेशनल इवेंट होंगे जिसमें कि जो कि इंटरनेशनल इवेंट मतलब बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो भारत की प्रभावित करती है। तो कौन कौन सा ऐसा इवेंट हुआ है दुनिया में, ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये खोजना पड़ेगा आपको, तो ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। अपने आसपास में इंटरनेशनल क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हुआ है वो ये इसमें दे रखा है, वो भी आपको करना होगा। तो यहाँ पर मैं जो नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स में 20% है वो 16 क्वेश्चन होंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 से 44 होगा। इंटरनेशनल वाले जो हैं वो आपके 10% होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, इसका सीरियल नंबर 45 से 52 तक होगा। इंटरनेशनल इवेंट विच इम्पैक्ट इंडिया वाले में 5% होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और इसका क्वेश्चन का सीरियल नंबर होगा 53 to 56। सेक्शन सी में प्रोफेशनल नॉलेज होंगे, इसमें 30% जो है वो होंगे, इसमें 24 जो है क्वेश्चन आपको होंगे, टोटल 57 से लेके 80 तक। इसमें आपको बीएड टीचिंग प्रैक्टिसेस से आएंगे 20% क्वेश्चन, 16 इसमें क्वेश्चन रहेंगे टोटल, इनकी संख्या 57 से 72 तक होगी। सीबीएसई रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग ईसीसीई, एनईपी, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी वाला है वो सब आपको पूछा जाएगा 5%, 4 क्वेश्चन रहा करेंगे, केवल 4 ही क्वेश्चन के लिए आपको इतना पढ़ना होगा, ठीक है। इनका सीरियल नंबर जो है 73 से 76 तक होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होगा ये भी आपने बीएड में पढ़ा होगा, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 5% होंगे, ये 4 क्वेश्चन आपके होंगे, इनका सीरियल नंबर 77 से लेकर 80 तक होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे पार्ट में बी में जो है वो है टीजी लेवल्स, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको होंगे 120 और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा इसमें 2 घंटे का। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन है। सेक्शन ए में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज, जो सब्जेक्ट आपका है उसके पास उसमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बेसिक दे रखा है। ये नॉलेज 6th से लेकर 10th लेवल तक के स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। इसका वेटेज कितना है तो 35% है, 42 क्वेश्चन होंगे, इनका सीरियल नंबर 1 से 42 तक होगा। ये नॉलेज बेस्ड होंगे। नॉलेज बेस्ड में आपको होंगे जो आप जानते हैं उसमें 20% क्वेश्चन आएंगे, 24 क्वेश्चन होंगे, वो 1 से लेकर 24 तक होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जो नॉलेज आपने सीखा उसको कैसे आप एप्लीकेशन में लाएंगे, ये सारी चीज़ें बीएड में पढ़ाई जाती है। ये 15% आएंगे, ये 18 क्वेश्चन होंगे, ये 25 से लेकर 42 तक के बीच में होंगे। सेक्शन बी की अगर बात करें यहाँ वाली, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये मॉडरेट होंगे। मॉडरेट का मतलब ना तो ज़्यादा बेसिक होगा ना ज़्यादा हाई लेवल का होगा, बीच का होगा। ये 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के आएंगे। इसमें 35% क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 42 से लेकर के 42 क्वेश्चन होंगे, 43 से लेकर 84 तक। ये नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड दोनों दे रखा है इसमें होंगे। नॉलेज बेस्ड में 20% होंगे, 24 क्वेश्चन होंगे, सीरियल नंबर 43 से लेकर 66 तक होंगे। और नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड की बात किया जाए तो 15% होंगे, 18 क्वेश्चन होंगे इसमें और सीरियल नंबर 67 से लेकर 84 तक होंगे। सेक्शन सी की अगर बात किया जाए तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज, इसमें आपके सब्जेक्ट के ऊपर हायर लेवल का पूछा जाएगा और ये आपका 11th और 12th स्टैंडर्ड का होगा। इस पर 10% होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे, इसमें 85 से लेकर 96 तक होंगे। नॉलेज जो बेस्ट है इसमें 5% होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 85 से लेकर 90 तक। एप्लीकेशन बेस्ड जो होंगे 5% होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 91 से 96 तक। अब डी में देखते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज, इसमें थोड़ा सा बहुत ये थोड़ा टफ सेक्शन होता है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि दे रखा है। तो ये हायर लेवल तक होगा जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक दे रखा है इसमें। तो 20% तक इसमें क्वेश्चन होंगे, 24 क्वेश्चन होंगे, 97 से 120 तक होंगे। इसमें नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड दोनों होगा। नॉलेज हो गया आपका 10%, इसमें 12 क्वेश्चन होंगे, 97 से लेकर 108 तक। और 10% जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके 109 से लेकर 120 तक। चलिए इसमें ब्लूप्रिंट दे रखा है क्वेश्चन पेपर का, वो है पीजीटी के लिए पार्ट बी में। टोटल जो आपको क्वेश्चन होंगे वो 120 है और टाइम जो है आपको मिलेगा 2 घंटे का। अब पीजीटी का भी टीजीटी के सेम स्टैंडर्ड पर में है तो उसमें ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें भी बेसिक है, मॉडरेट है और हायर लेवल है, 3 ही तरह का लेवल है इसमें। मतलब
ऐसा नहीं है कि हाई लेवल है, हायर लेवल है, या जैसे यहाँ दे रखा था, देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हायर लेवल है, हायर नॉलेज है, और यहाँ पर में हायर लेवल है, बस थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस है टीजीटी और पीजीटी में। टीजीटी में क्या लिखा है, हायर लेवल, और इसमें दे रखा है हायर लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हायर का कोई बात ही नहीं, हायर नॉलेज की बात नहीं, सीधा हायर लेवल की बात कही गई है। सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, आप पढ़ के देखिएगा। इसमें जो है हाई नॉलेज जो है ख़त्म हो गया है, उसका कॉलम नहीं है, और बाकी आपको सारा कॉलम है, इसलिए कॉलम 3 ही है, ए बी सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सारा दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लीजिए अब ये एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा वो देख लीजिए, इसका सीरियल नंबर क्या है वो दे रखा है। जो घर से पेपर देंगे वो ध्यान रखिए कि आरपीएस है यहाँ पर में। गैंगटॉक वाले का ये होम जो है ये आरपीएस दे रखा है मोड में, ठीक है। ये देख लीजिएगा, भरते समय भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम फ्रॉम होम, द लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर्स इज सब्जेक्ट टू रिव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर द एग्जाम। चलिए तो इसके साथ ये एंड हो गया। देखिए ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, 1 घंटे 70 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसको मैं आधा पार्ट में जो है डिवाइड करूंगा, और आप जो है कोशिश कर सकते हैं कि दोनों पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके साथ ये ओवर करता हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बस ये मकसद है कि कम से कम शेयर कर दें, ताकि सभी लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो उनके पास ये जानकारी अच्छे से पहुँच सके। और साथ ही साथ में अगर हमने कुछ इसमें लगा है कि आपको कहीं कुछ गड़बड़ बताया है तो आप भी बता सकते हैं, ताकि अगर किसी और फॉर्म को हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो ये बताने का मेरा मकसद है कि बिहार में जो एग्ज़ाम पास किया था, उस एग्ज़ाम में ये था नियम कि पास होने के बाद 37,000 समथिंग वैकेंसी है, तो उसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई गई, उसमें मेरिट में मैं भी आ गया था। अब वो कोर्ट केस बन गया है इस मुद्दा को लेकर के कि सरकार ने 2 बार रिजल्ट पब्लिश कर दिया, एक बार मार्च में, एक बार जून में। तो मार्च वाले रिजल्ट में जो उन्होंने बताया कि जितने भी क्वालिफाइड हैं सबको नौकरी होगी, लेकिन बाद में 22 वाले जब रिजल्ट, ये क्या कहते हैं, जून वाले रिजल्ट आया था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो है अलग सी बात कह रहे हैं, वो मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम बना दिया गया था, ठीक है। मतलब जब मार्च में रिजल्ट आया उसी समय उनको मेरिट नॉन मेरिट का कॉलम बना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो इस कारण से वहाँ नोटिफिकेशन का उल्लंघन हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम अब बच्चों के साथ ना हो, किसी हमारे साथियों के साथ ना हो। और मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं सोचूंगा ऐसी वैकेंसी को जो है मैं थोड़ा सा एक बार अपने एंगल से जो है एक बार बता दूँ, ताकि आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऐसे फॉर्म भर लिए थे जो कि एलिजिबल नहीं थे। जो मैंने बताया था सोशल साइंस वाले में एलिजिबल ही नहीं थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने भर लिया। उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने भर लिया। तो चलिए वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। बाय देन टेक केयर, और ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, मेहनत करिए, कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। बाय देन जस्ट टेक केयर योरसेल्फ, ओके। चलिए।